हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी आरआरबी पीओ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे मेरा इंटरव्यू गया, कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, क्या जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए वही मैंने तैयार किए थे या बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। और साथ ही मैं उन चीज़ों पे बात करूंगी जो थोड़े मिथ्स होते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और कैसी थोड़ी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो हम फॉलो करनी चाहिए हमें इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त, और उस पर्टिकुलर जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है जब हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है उस समय हमें अपने आप को कैसे काम एंड कंपोज रखना चाहिए। तो इन सब बातों पे मैं बात करने वाली हूँ, इन सब चीज़ों पे। तो ये मेरा फर्स्ट आरआरबी पीओ इंटरव्यू था। ओवरऑल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आरआरबी पीओ के लिए। बट इससे पहले मैंने दिसंबर में इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस पीओ का, एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स मुझे उसमें मिले थे। तो उस हिसाब से ये सेकंड इंटरव्यू हो गया ओवरऑल, बट आरआरबी के लिए फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू था 23 जनवरी को जोधपुर राजस्थान में। मैंने मेरे होम स्टेट से अप्लाई नहीं करा था। रीज़न था वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी। मैं हरियाणा से हूँ। तो मेरे को देखो कैसे मैंने जो क्वेश्चंस तैयार करे थे वो यही थे, इस तरह की लाइंस पे थे ना कि क्यों आप जो राजस्थान से फिल कर रहे हो आरआरबी पीओ के लिए, क्यों आप राजस्थान आ रहे हो, या फिर चलो आ गए हो तो भी क्या राजस्थान के बारे में आप जानते हो, डिफरेंस क्या होता है हरियाणा वर्सेस राजस्थान, क्रॉप्स का चैलेंजेस कैसे होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो ये हम रेडी करते हैं ना कि ऐसे पूछ सकते हैं, बैंकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखो मेरे से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, ना बैंकिंग पूछी ना राजस्थान पूछा। तो एचआर स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए इस बार, जबकि मेरे आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में प्योरली वो क्वेश्चंस थे जो मैंने तैयारी जिस तरह से करी थी। ऑनेस्टली मैंने उस टाइम तैयारी बहुत अच्छी करी थी, तो इंटरव्यू उसी लाइन्स पे गया था। इस बार तैयारी का वक्त थोड़ा कम था तो उतना अच्छे से नहीं तैयारी हो पाई थी, पर जो भी था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू था ये मेरे लिए। तो मेरा इंटरव्यू था कॉस्मोपॉलिटन होटल में, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है जोधपुर में। 8:30 AM का मेरा टाइमिंग थी रिपोर्टिंग की, तो मैं 8:15 ही पहुंच गई थी वहाँ पे। बट मेरा जब इंटरव्यू हुआ वो टाइम 12:30 बज चुके थे उस समय तक। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। मतलब लास्ट में नंबर आया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो 8:15 में पहुँच गई थी। एक हॉल में हमें बिठाया गया। ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट आ चुके थे। उस हॉल में 7 पैनल थे, तो उनके पैनल वाइज लगे हुए थे, मतलब पोस्टर सा। तो उसके आगे कैंडिडेट बिठा दिए गए। सीरियल नंबर दे दिया गया कि 1 2 3 इस तरह से, कि आपका इसी के हिसाब से इंटरव्यू होने वाला है। जिस तरह से मेंस में नहीं एक वो अटेंडेंस शीट आती है, फ़ोटो भी लगा होता है, साइन वाइन करवाते हैं, वैसी शीट उनके पास थी। तो हमें उस के हिसाब से टोकन दे दिया गया। बेसिक जो बायोमेट्रिक होती है वो हुई। हमें बताया गया कि देखो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इनके बिना तो नहीं आपका इंटरव्यू होने वाला। किसी का कोई डॉक्यूमेंट का इशू था, किसी का एफिडेविट बनवाना था, या किसी के फादर के नाम में मिसमैच था, किसी का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस या फिर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई काफ़ी पुराना ले आया था, उनको बता दिया गया कि ये ऐसे नहीं चलेगा, आप या तो इसका एफिडेविट बनवाओ या कुछ, मतलब जो भी था बता दिया उनको। तो 10:30 बजे तक ये प्रोसेस हुआ, बायोमेट्रिक हुई, टोकन नंबर दिए गए। फिर हमें लेके जाया गया ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे डीवी हो रहा था। एक तरफ वो कैंडिडेट बैठे थे जिनका डीवी हो चुका है, अब वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। और फिर हम जाके बैठे। मेरा जल्दी मतलब 15-20 मिनट मुश्किल से लगेंगे डीवी में। तो डीवी हुआ, मैंने 5 मिनट ही वेट किया था कि फिर मेरा भी बुलावा आ गया कि अभी आपका भी इंटरव्यू हो रहा है। एक बार में वो 4-5 कैंडिडेट को लेके जा रहे थे ऊपर, उससे भी ऊपर एक इंटरव्यू फ्लोर था वहाँ पे। तो वहाँ पे रूम्स के बाहर ना पैनल वाइज लगा हुआ था कि पैनल 1 2 3। मेरा पैनल 2 था। तो फिर मैं उस रूम के बाहर हम वेट कर रहे थे। ऐसा हो रहा था कि एक कैंडिडेट अंदर इंटरव्यू दे रहा है और बाहर अगला कैंडिडेट वेट कर रहा है चेयर पे बैठ के। तो आप समझ सकते हो काफ़ी धड़कन तेज़ हो जाती है भाई उस समय। मेरा पहले जब आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू था वो मेरा बैंक में था, मतलब पीएनबी का ही ब्रांच थी, उधर इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे इतना डर नहीं लगा। इस बार काफ़ी माहौल इस तरह का था, काफ़ी नर्वस मैं हो गई थी पहले से ही, बट फिर भी मैंने अपने आप को शांत रखने का ट्राई किया। तो जब मेरा 12:30 बजे 12:30 हो चुके थे जब मेरा नंबर आया और मेरे को बुलाया गया, बेल हुई, मैं अंदर गई, मैंने मैं आई कम इन सर बोला, गुड आफ्टरनून विश किया सबको। और एक तो देखो ये भाई वो 5 पैनल मेंबर पूरे रूम में इस तरह से बिठाए गए थे कि आई कांटेक्ट कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। पूरा रूम मतलब एकदम ये नहीं कि आपके सामने बैठे हैं, आपका मतलब आप यहाँ पे हो, आपकी चेयर यहाँ पे है, सोफा सा रख रखा था,
ऐसे वो पैनल मेंबर, मतलब इस तरह से 5 पैनल मेंबर बैठे हैं इतने दूर दूर। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन करूँ सबके साथ, क्योंकि हमें बताया जाता है जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको मेन ध्यान तो मेन आई कांटेक्ट तो उन्हीं पैनल मेंबर के साथ रखना होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट अपने सबको देखना होता है, सबको ये थोड़ा सा ऐसे इग्नोर फील नहीं कराना होता आपने। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था इस बार, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला मतलब प्लीज़ सिट, तो मैं थैंक यू सर बोला, फिर मैं बैठ गई। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, पहले आपसे क्या पूछेंगे भाई, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ, इंट्रोडक्शन जो आप रेडी करके लेके भी जाते हो अच्छे से रट के, बिल्कुल मैंने भी कर रखा था। नहीं पूछा मुझसे, सिंपल जो मेरा नाम था मुझसे बोले मैं अभी चंडीगढ़ में रह रही हूँ। तो मुझसे पूछा गया कि आप चंडीगढ़ में रहते हो बट आप हो हरियाणा से, क्यों, क्या रीज़न है। तो देखो जो भी था मैंने एक्सप्लेन किया। तो चेयरमैन सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका गैप क्यों है, मेरा 5 साल का गैप था। तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने पहले बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, बट मैंने लास्ट ईयर बैंकिंग की तैयारी शुरू करी और मेरा ये RRBPO के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और वही बात है जैसे मैंने बताया, आई कांटेक्ट की वजह से मैं थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि मैं कैसे आंसर करूँ, बट चलो अब तक मैं आंसर कर रही थी। फिर उन्होंने बोला कि आपके फादर क्या करते हैं, मैंने बता दिया फार्मर हैं, और कितनी ज़मीन है वो सब पूछा, मैंने बता दिया। फिर वो पूछते हैं कि सर भाई सोनीपत में तो पराली का काफ़ी इशू होता है, क्या मतलब पराली का इशू है उधर। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोल दिया नहीं सर इतना इशू नहीं है उधर। देखो थोड़ा बहुत इशू डेफिनेटली है, बट पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया नहीं है इतना, मैंने तो नहीं देखा। शायद इसलिए बोल दिया कि फिर मैं जस्टिफाई कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को आंसर नहीं आएगा बताना कि अगर है तो मतलब कैसे मैं आगे फिर बताऊँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो फिर उन्होंने आगे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, वो अगले क्वेश्चन पे मूव कर गए थे। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो फिर मैंने बता दिया यस सर मैं पढ़ती हूँ अखबार, बट क्योंकि जेन्युइन बात यही थी कि पिछले कुछ समय से मैं अपने घर गई हुई थी, तो मैंने अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो मैंने वो बात बोल दी। जनरली ये बताया जाता है आपने उधर इमोशनल नहीं होना होता, अपना बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करनी होती है, सिंपैथी गेन करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करना होता इंटरव्यू में, ठीक है, उसके नंबर ही कटते हैं तुम्हारे। पर मैंने यही बोल दिया कि मैं घर गई हुई थी, तो पिछले कुछ टाइम से 10 से 15 दिन मैंने नहीं पढ़ा है, वैसे मैं पढ़ती हूँ सर। तो फिर सर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम आपसे कुछ पीछे का पूछ लें, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो उससे पहले का पूछ लेते हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल पूछिए। अच्छा एक चीज़ और, मैं भले ही कितनी नर्वस थी बट मैं बहुत ही काम एंड कंपोज थी, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बिल्कुल ना घबराऊँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे बिहार में, बिहार में कौन सी पार्टी जीती है, कौन से मतलब कौन CM बना है, उसके बारे में बता सकते हो आप। तो फिर मैंने इसका आंसर कर दिया, पार्टी का नाम नहीं मुझे याद था उस समय, तो मैंने बता दिया सर कि पार्टी का नाम नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से CM बने हैं। अच्छा यहाँ पे एक प्रो टिप, जब भी आप किसी का कोई भी पॉलिटिकल फिगर या किसी भी प्रकार का नाम आप लेते हो इंटरव्यू में, हमेशा उनको रिस्पेक्ट के साथ आपको एड्रेस करना होता है। भले ही आप उनकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हो, फिर भी या तो श्री या फिर जी लगा के ही बात करनी होती है, भाई फॉर्मल रहना होता है आपने इंटरव्यू में। तो मैंने इसका आंसर कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन उनका आया कि अच्छा फिर NDA के बारे में कुछ पता है। एक्चुअली मैंने जब बोला कि मेरे पार्टी का नाम मुझे नहीं याद, तो उन्होंने बताया कि NDA के बारे में आपको पता है, तो मैंने बता दिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उन्होंने बताया कि यही पार्टी जीती है। तो मैंने कहा ओके सर मुझे नहीं पता था। फिर और मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। फिर उनके ही राइट साइड में एक मैम बैठी थी, जैसे चेयरमैन सर यहाँ पे थे, यहाँ पे मैम बैठी थी, यहाँ पे एक सर थे, यहाँ पे एक सर थे, यहाँ पे एक सर थे। ये तो ऑब्जर्व ही कर रहे थे। क्वेश्चंस इन चारों ने पूछे, चेयरमैन सर ने पूछ लिया, फिर मैम का नंबर आता है। मैम पूछती है सोनीपत में तो इरिगेशन का काफ़ी अच्छा स्कोप है ना, मतलब पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गन्ना वगैरह अच्छा होता होगा। तो फिर मैंने बताया हाँ जी मैम गन्ना होता है, और व्हीट एंड राइस भी अच्छी फसलें हैं वो जो होती है सोनीपत में। तो मैम बोलती तो शुगर केन का प्रोडक्शन साइज़ क्या होता है। भाई मेरे को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, मतलब
क्या वो क्या पूछना चाह रही थी मैम, सच में समझ नहीं आया मेरे को उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करा। तो फिर मैंने बोल दिया कि मैम मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरे को लगा कि वो रिपीट करेंगी या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पूछेंगी। तो फिर मैम खुद ही बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, आपको इतना टेक्निकल है, थोड़ा नहीं पता होगा इतना हाई लेवल। तो फिर मैंने भी ओके बोल दिया, मैं क्या करती। फिर बोलती है अच्छा मेरा ना ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैंने बीए करा हुआ है, तो उसमें ज्योग्राफी लिखा हुआ था बट वो ऑनर्स नहीं है। मैंने उसी टाइम उनको बता दिया ये चीज़ कि सर यस ज्योग्राफी वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स बट इट इज़ नॉट द मेन सब्जेक्ट, इट वाज नॉट द मेन सब्जेक्ट। कि मेरे को लगा कि ऑनर्स समझ गया, कुछ हाई लेवल ना पूछ ले मुझसे जो मुझे बताना ही नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मुझसे पूछे कि अभी वॉर्स कौन से चल रहे हैं दुनिया में। तो मैंने नाम बता दिया, रशिया यूक्रेन बता दिया, और यह भी बोल दिया कि मैम ईरान यूएसए का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वेनेजुएला का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूएसए के साथ। भाई मैं गाज़ा भूल गई। फिर मैम बोलती अच्छा गाज़ा भी कुछ है, तो फिर मैंने कहा यस मैम इज़राइल गाज़ा, मैं भूल गई थी, सॉरी मैम मुझे याद नहीं आया था। तो इस तरह से मैम के भी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैम अच्छा एक बात और, बिल्कुल ही रिएक्शन कोई भी पैनल मेंबर नहीं दे रहा था, एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट फेस सबने बनाया हुआ था। बस मैं ही थी तो थोड़ा स्माइल कर रही थी। वो मैं इसलिए, जब आप इंटरव्यू में रहते हो ना भाई, आपको हमेशा स्माइल, एक जेंटल स्माइल रखनी होती है। आप वहाँ जॉब मांगने गए हो एक तरह से, तो आपको भले ही कोई रिएक्शन ना दे रहे हो, भले ही एकदम रूड तरीके से आपको देख रहे हो, कोई एक्सप्रेशन उनके फेस पे नहीं है, फिर भी ऑलवेज वेयर अ स्माइल, अ वेरी जेंटल स्माइल, ओवरडू नहीं करना होता। तो ये चीज़ आपने रखनी होती है, ठीक है, थोड़ा पोलाइटली बात करनी होती है। फिर जो ये सर बैठे थे, मैम का डन हो गया, सर का हो चुका था, पैनल चेयरमैन सर का। फिर ये सर मुझसे पूछते हैं कि आपके पापा फार्मर हैं, आपका बैकग्राउंड फार्मिंग का है, तो फिर कुछ कृषि से रिलेटेड स्कीम्स मुझे बता दीजिए। तो मेरा पहला नाम जो मैंने बोला किसान क्रेडिट कार्ड। अभी वो बोलते हैं तो लोन से रिलेटेड हो गया, कुछ और बताइए। तो फिर मैंने बताया मैम, सॉरी मैम ने बोला, मैंने बताया सर पीएम किसान निधि योजना, सम्मान निधि, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नाम है ना। तो फिर उन्होंने इसके बारे में थोड़ा पूछा कि क्या होती है, ठीक है। एक दो अभी क्या ना, मैंने ब्रशअप बिल्कुल नहीं किया था, मैंने जैसे बताया तैयार नहीं की थी, तो मेरे को ये तो पता था कि एक भाई पेंशन से रिलेटेड भी होती है स्कीम किसानों के लिए, इरिगेशन से रिलेटेड भी होती है, पर नाम याद नहीं थे। तो मैंने उनको वही बोल दिया कि सर एग्जैक्ट नाम नहीं पता बट पेंशन के लिए होती है, इरिगेशन के लिए होती है, इस तरह से मैंने बता दिया। फिर उनके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए थे यहीं पे। फिर जो ये सर बैठे थे, इन्होंने मुझसे पूछा जिस प्रकार से फसलों का एमएसपी होता है ना, शुगर केन का देखो एमएसपी नहीं होता, ये बात मुझे पता थी। तो ये सर मुझसे पूछते कि उन्होंने फ्रेम किया अपना क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो नहीं पता बट वो यही पूछना चाह रहे थे कि शुगर केन का क्या प्राइस होता है, उसका नाम क्या होता है। तो फिर मैंने बताया कि सर FRP होता है, फुल फॉर्म बताया मैंने इसकी, और फिर मैंने साथ में यही बोल दिया कि सर मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता बट ये FRP होता है और इसकी फुल फॉर्म ये है। फिर वो बोलते कि हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था। इतना ही इंटरव्यू हुआ। फिर चेयरमैन सर बोलते वो ख़त्म होता है, मतलब ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर मेरे को एक बार तो यार इतना जल्दी, पर ठीक है। फिर मैंने सबको थैंक यू बोला, मतलब सबको एकदम एड्रेस करके थैंक यू मैम, थैंक यू सर करके मैं निकल गई। ये मेरा इंटरव्यू था। ये वैसा इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था जिस प्रकार की तैयारी मैंने करी थी, जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने रेडी किए थे बैंकिंग के बारे में, सच में जिस तरह के क्वेश्चन सोचते नहीं पूछे गए। और मैं काफ़ी डरी हुई थी कि ऐसे पूछेंगे कि राजस्थान क्यों आप आगे, हम आपकी जगह राजस्थान से क्यों ना सिलेक्ट कर ले किसी को, वो तो यहाँ के बारे में जानते भी हैं, आप तो नहीं जानते, आप तो पहली बार पेपर देने आए हो। तो इस तरह के ख्याल थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं गए। तो ओवरऑल ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। कॉमन कंपोस्ट में थी, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मुझे लगता है अच्छे से और अच्छे हो सकते थे, बट ठीक है यही था। अभी मैं बात करूँगी कि क्या जो थोड़े टिप्स हो सकते हैं जो फॉलो करने चाहिए हमें इंटरव्यू में, और जो एक्चुअली मैंने ना एक ऑफलाइन मॉक दिया था, मैंने जहाँ से ऑफलाइन कोचिंग ली है चंडीगढ़ से, मैंने उधर एक मॉक इंटरव्यू दिया था। IBPS PO के टाइम पे भी दिया था और अभी भी दिया था। तो भाई काफ़ी हेल्प इधर से मिलती है, आपको फ्रेम करना आता है, आपको ये पता लगता है आप कैसे बिहेव करते हो सिचुएशन में, ठीक है। तो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, एक ही दिया था, ऑनलाइन कुछ नहीं किया था मैंने, खुद से बैंकिंग थोड़ी ब्रशअप करी थी। और वहाँ पे हमें कोचिंग में
IBPS PO के टाइम पे, क्योंकि RRB PO के टाइम पे मैं नहीं अटेंड कर पाई थी कोचिंग, सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने गई थी। बट IBPS PO के टाइम पे हमें 2-4 दिन की कोचिंग दी गई थी। उसमें हमें जो समझाया गया था, मैं आपको थोड़े वो टिप्स शेयर करती हूँ जो आप भी फॉलो कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो हमें भी समझाए गए थे और सच में जिनसे बहुत हेल्प हुई है। पहली चीज़ होती है, आपको बहुत ही प्रेसाइज रहना होता है। देखो ना, इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन है। अभी आप जो बताओगे उनको, वो उधर से ही अगला क्वेश्चन निकालेंगे। तो ऐसे एक्साइटमेंट में हो कि बहुत कुछ नहीं बोल देना, अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी होती, बहुत ही प्रेसाइज होकर आंसर करने होते हैं, ताकि आपको जो आता है वही आप बोलो और उससे ही अगला क्वेश्चन निकले। तो थोड़ा सा प्रेसाइज रहने की कोशिश करना, घुमा फिरा के बात नहीं करनी होती। ऑलवेज वेयर जेंटल स्माइल, हमेशा थोड़ा सा पोलाइट आपका फेस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए, मतलब ओवर डू नहीं करना होता, बस थोड़ा सा स्माइली फेस रखो अपना। भले ही वो आपकी तरफ कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, आपने स्माइल करना है थोड़ा बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे एक सर थे जिन्होंने हमें इंटरव्यू कोचिंग में गाइड किया था। उन्होंने ये बात बोली थी कि बेटा, चाहे अपना नाम गलत बता दो, चाहे आपने एंट्री करते ही इंटरव्यू में कुर्सी पे बैठते वक्त आप गिर गए हो, चाहे आपने अपने फादर का नाम गलत बता दिया, नहीं आपने चाहे कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना कर दिया हो आपके इंटरव्यू में और आपको लग रहा है ख़त्म, तब भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज़ नहीं करनी। आखिरी वक्त तक, जब तक आप इंटरव्यू दे के बाहर नहीं निकलते, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़िंदा रखना है, कॉमन सेंस ज़िंदा रखनी है। क्योंकि आप वो यही चेक कर रहे होते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रही है। देखो, आप ह्यूमन हो, एरर होती है, बट उसके बावजूद आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे अगला स्टेप लेते हो, आप वही ख़त्म हो जाते हो या फिर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़िंदा रखते हो और आगे के इंटरव्यू को बेहतर करते हो। ये बहुत अच्छा मार्क्स आपको दिला सकते हैं अगर आपने कुछ इंप्रेशन ख़राब भी कर दिया उसके बाद भी। और वैसे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखनी होती है इंटरव्यू में, आखिरी वक्त तक। अगली चीज़ है, इमोशनल नहीं होना होता। हमारे सर ने बोला था इधर कि आपके साथ चाहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हुई हो, कितना ही बड़ा आपका आपकी अब दुखी हो, कुछ फैमिली में कुछ हो गया है मिस हैपनिंग, आपकी कितनी ही सैड स्टोरी क्यों ना हो, मेरे को इमोशनल ट्राई करने की कोशिश नहीं करना इंटरव्यू में, सिंपैथी नहीं देने वाले हैं हम। और यही होता है फाइनल में, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, आपको फॉर्मल रहना होता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपने पर्सनल से अलग रख के इंटरव्यू में जवाब देने होते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आई कांटेक्ट, ऐसा नहीं जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस उन्हीं को हम आंसर करें, बाकी की तरफ देख ही नहीं रहे। सबके साथ आई कांटेक्ट, एटलीस्ट एक बार सबको ऐसे एक्नॉलेज फील कराओ ना कि हम सबको जवाब दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सिर्फ जिन्होंने पूछा उनको नहीं बता रहे, मैं पूरे बोर्ड मेंबर को, मतलब पूरे पैनल मेंबर्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आई कांटेक्ट रखना होता है, ऊपर नीचे नहीं देखना होता, वैसे भी उनके साथ आई कांटेक्ट रखो। आखिरी चीज़, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड आप रहनी चाहिए। एकदम ये होता ना कि एकदम यार शांत ना ही मेरे को आपने मुझसे पूछा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे पता मेरे को आंसर आता और मैंने आपका क्वेश्चन ही पूरा नहीं होने दिया, मैंने आंसर कर दिया। भाई गलत चीज़ है ये। लेट देम फिनिश, अपना टाइम लो, टेक अ मोमेंट बिफोर यू स्पीक, ताकि उनको भी लगे भी बंदा सोच के बोल रहा है, ठीक है, ऐसे रटे रटे आंसर नहीं दे रहा, दिमाग है। तो ऐसे ये कुछ है टिप्स जो हमें बताए गए, तो सच में भाई बहुत हेल्प हुई थी। अभी RRB PO का तो देखो मार्क्स कब आएंगे मुझे नहीं पता, कैसे मार्क्स मिलेंगे मुझे नहीं पता, अच्छे बुरे। IBPS PO में मैंने यही फॉलो किया था सब कुछ, और मेरे को ना 85 मार्क्स मिले थे मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में, काफ़ी गैप के बावजूद, काफ़ी क्वेश्चंस ना आंसर करने के बावजूद भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखती हूँ मैं, बस मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था ताकि बाकियों को भी हेल्प हो उसके कुछ चीज़ों से, जो देखो मुझे भी नहीं पता था इन बातों के बारे में। मैंने वहाँ पे मैं गई एकेडमी और मैंने थोड़ा समझा इन बातों को और मैंने अप्लाई किया और मेरे को नंबर मिले। तो आप भी फॉलो कर सकते हो, और डायरेक्ट वहाँ फॉलो करने के बजाय आप कोई मॉक इंटरव्यू दो अपने इंटरव्यू से पहले, वहाँ पे आप फॉलो करके देखो। ख़त्म करते इस वीडियो को आज, आगे मैं देखती हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बना सकती हूँ। मैं अपना IBPS PO इंटरव्यू शेयर कर सकती हूँ उसका एक्सपीरियंस, या फिर ऐसे ही और भी टिप्स अगर कुछ होंगे तो उनको शेयर कर सकती हूँ। देखती हूँ मैं आगे क्या करना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय।